नमस्कार, रण क्षेत्र देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत। बेहद खास मुद्दे के साथ आज एक बार फिर से आपके बीच आ चुकी हूं। मुद्दा महाराष्ट्र से जुड़ा है। वो महाराष्ट्र जो चुनावों की दहलीज तक पहुंच चुका है, जहां पर हलचल तेज हो चुकी है और इस हलचल के बीच में बटोगे तो कटोगे का नारा एक बार फिर से सुपर हिट फॉर्मूला साबित होता हुआ नजर आने वाला है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये वो नारा है, ये वो मंत्र है जिसकी शुरुआत तो उत्तर प्रदेश से हुई थी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री फायर ब्रांड नेता योगी आदित्यनाथ खास तौर पर ये कहते रहे हैं, बटोगे तो कटोगे। अब यही बटोगे तो कटोगे गूंज रहा है महाराष्ट्र में, क्योंकि ये वो मंत्र है जिसने उत्तर प्रदेश से चलकर हरियाणा में वो धमक दिखाई जहां पर ये कहा जा रहा था कि विपक्ष की, कांग्रेस की इस बार लहर है, अंडर करंट बहुत ज्यादा है। लेकिन इस नारे ने कमाल कर दिया, इस मंत्र ने कमाल कर दिया। इस मंत्र की मारक क्षमता इतनी ज्यादा थी कि हरियाणा के पूरे चुनावी नतीजों को ही बदल डाला इस एक नारे ने। हिंदुत्व को एक करना, हिंदुओं को एक करना, बंटने पर जो स्थिति बने उसे दुनिया के सामने, देश के सामने रखना, इस मूल मंत्र का उद्देश्य है। और यही वजह है कि अब केवल योगी आदित्यनाथ ही नहीं, इस नारे का समर्थन, इस मंत्र का समर्थन तो खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कर चुके हैं। उन्होंने कहा था कि जब अगर हम बटेंगे तो कटेंगे और बांटने वाले महफिल सजाएंगे। इस बात का भी बड़ा असर हुआ, और असर इतना कि अब आज की तारीख की बात की जाए तो आरएसएस भी इस मंत्र के साथ खड़ा होता हुआ नजर आता है। सरकार व दत्तात्रेय होसबोले जी भी स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि हिंदू एकता लोक कल्याण के लिए जरूरी है। ये वो भाव है जो हटता है तो फिर विपदा आती है। और यही वजह है कि ये कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र में इस बार योगी आदित्यनाथ का ये मंत्र महायुति के लिए जीत का फॉर्मूला बनने वाला है। कितना बड़ा असर होगा, कितना खास असर होगा, कितनी बड़ी चुनौती विपक्षियों के लिए होगी, ये तमाम सवाल होंगे आज रण क्षेत्र में। कुछ ही देर में मेरे साथ आज के खास अतिथि भी जुड़ेंगे, कराऊंगे उनसे आपका परिचय। लेकिन सबसे पहले वो टीजर रिपोर्ट जो ये बता रही है कि हर जगह चलेगा बटोगे तो कटोगे मंत्र। तारीख 26 अगस्त 2024, जगह यूपी का आगरा। बहनों और भाइयों, राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। और राष्ट्र तब सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे, तभी नेक रहेंगे। तारीख 23 सितंबर 2024, जगह हरियाणा। बहनों और भाइयों, राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। और राष्ट्र तब सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे, तभी नेक रहेंगे। बटेंगे तो कटेंगे। और ये है महाराष्ट्र में चस्पा बीजेपी के फायर ब्रांड नेता योगी आदित्यनाथ का पोस्टर, बटेंगे तो कटेंगे। यूपी टू हरियाणा और हरियाणा टू महाराष्ट्र, सीएम योगी का जलवा कायम है। हरियाणा में सीएम योगी के धुआंधार प्रचार और नारे का ही असर था जो काउंटिंग के दिन देखने को मिला। और अब एक बार ये बदलाव की जबरदस्त लहर महाराष्ट्र में भी दिखने वाली है। दरअसल महाराष्ट्र का सियासी अखाड़ा सज चुका है। महाविकास आघाड़ी से लेकर महायुति तक में इस समय हलचल तेज है। ऐसे में विपक्ष को डर है कि कहीं सीएम योगी के नारे वाले फॉर्मूले से कहीं कुछ खेला न हो जाए। वहीं यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की पॉपुलैरिटी की वजह से महाराष्ट्र के चुनावी प्रचार के लिए उनकी डिमांड बढ़ गई है। सीएम योगी का बटेंगे तो कटेंगे नारा, इस नारे को पीएम मोदी का भी साथ मिला। हमें याद रखना है, अगर हम बटेंगे तो बांटने वाले महफिल सजाएंगे। हमें कांग्रेस और महाआघाड़ी वालों के मंसूबों को कामयाब नहीं होने देना है।
और अब इस पर शिवसेना उद्धव गुट के सांसद संजय राउत को मिर्च लग गई है। सीएम योगी के बटेंगे तो कटेंगे समर्थन वाले पोस्टर पर संजय राउत ने निशाना साधते हुए कह दिया कि महाराष्ट्र में ये सब नहीं चलने वाला है। देखिए, योगी आदित्यनाथ जी हमारे अच्छे मित्र रहे हमेशा। हम उनका आदर करते हैं, बाबा जी का। वो हमारे बाबा जी, हम उनको हमेशा हमारा प्यार और उनका प्यार आपस में बांट लेते हैं, ये सच है। लेकिन बात रही चुनाव की और राजनीति की, महाराष्ट्र में आकर बाबा जी क्या करेंगे मुझे बताइए आप। बाबा जी तो हर जगह जाते हैं। बाबा जी तो अपने खुद के उत्तर प्रदेश में अपनी पार्टी को नहीं बचा पाए लोकसभा में। अपने खुद के उत्तर प्रदेश में ऐसी सीटें हैं, अयोध्या नहीं बचा पाए, चित्रकूट नहीं बचा पाए। अब देखिए ना, तो बाबा जी महाराष्ट्र में आकर क्या करेंगे? आने दो, भड़काऊ भाषण करेंगे, दंगे भड़काने की कोशिश करेंगे। महाराष्ट्र के हिंदू वोटर्स बीजेपी और एनडीए गठबंधन के लिए वोट करने की तैयारी में है, ऐसा सत्ता में बैठे नेताओं का कहना है। हिंदू वोटर्स की डिमांड भी योगी आदित्यनाथ और योगी ही तो हैं, जिनके जाने से किसी भी स्टेट में सियासी माहौल अलग ही लेवल पर चेंज हो जाता है। अब तक योगी का बटेंगे तो कटेंगे नारा जिन राज्यों में पहुंचा, उनमें उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा और अब महाराष्ट्र शामिल है। अब मुसीबत विपक्ष के लिए बीजेपी को मिल रहा हिंदू वोट ही नहीं, बल्कि आपसी अंतरकलह भी इसकी एक बड़ी वजह है। सीट शेयरिंग को लेकर एमवीए ने अपना फॉर्मूला सामने रख लिया है, तो समाजवादी पार्टी के नेता बिदक गए। सपा की डिमांड फिक्स है, सीटें चाहिए 5। इसे लेकर तो महाराष्ट्र में गठबंधन को तोड़ने का भी अल्टीमेटम दे दिया गया। और अभी तक सीटों का बंटवारा नहीं हुआ। मुझे लगता है कि बहुत ही अफसोस और दुख की बात है कि जो लोग सरकार बनाने की बात कर रहे हैं, वो लोग अभी तक टिकट नहीं बंटवारा कर रहे हैं। यहाँ हजारों लोग नीचे खड़े हैं अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के। कोई नागपुर का है, कोई शोलापुर का है, कोई इचलकरंजी का है। उनको जाना है, तैयारी करना है, फॉर्म भरवाना है, परंतु इतना लेट करना, मैं समझाऊं ये बहुत बड़ी गलती महाविकास अघाड़ी की है। मैं पवार साहब से मिला, मैंने अपनी दुख जाहिर किया। मैंने कहा सर, ये तो पहले आप लोगों को अनाउंस करना चाहिए, ये क्या है। और अभी जितनी अगाड़ी है, इसमें सबसे बड़ा नेता को यदि है ना, तो पवार साहब ही हैं, उन्हीं से बात की जा सकती है। मैं समझता हूं कि और दूसरी पार्टियों में इतना बड़ा कोई नेता है नहीं। मैं इनके पास चलकर सिर्फ इसलिए आया हूं, सर मैं 5 उम्मीदवार अनाउंस कर चुका हूं। यदि आप मुझे जवाब देते हैं तो ठीक है, नहीं तो मैं 25 उम्मीदवार मेरे पास तैयार है, मैं लड़ाऊं, क्योंकि मेरे को इसके पहले 2 बार धोखा कांग्रेस से हो चुका है। एक तरफ तो विपक्ष यूपी में गठबंधन की बातें करता है, लेकिन महाराष्ट्र में कमजोरी साफ नजर आती है। विपक्ष तुष्टीकरण की राजनीति को प्रबलता देता है, तो बीजेपी हिंदुओं को एकजुट रखने की बात करती है। और इसी एकता के संकल्प से ही तो भाजपा राज्य दर राज्य बेहतर प्रदर्शन की कहानी लिख रही है, और विपक्ष अपनी ही स्ट्रैटेजी में फंसती नजर आ रही है। अब महाराष्ट्र के इस खेल में जनता किसका समर्थन करेगी, देखना बेहद दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो जनता किसे वोट करेगी ये देखना तो बेहद दिलचस्प होगा, लेकिन इतना जरूर है कि जिस तरीके से हरियाणा के नतीजे आए, जिस तरीके से हरियाणा का परिणाम आया, उसने एक बात तो साबित कर दी है कि योगी आदित्यनाथ का ये फॉर्मूला फिट बैठता है उन जगहों पर जहां पर हिंदुओं को तोड़ने का प्रयास किया गया था, जहां पर जातिगत चक्रव्यूह रचना की गई थी। वहां उस जाति के चक्रव्यूह को तोड़ने के लिए ये फॉर्मूला अगर काम आता है, तो फिर महाराष्ट्र और झारखंड और उत्तर प्रदेश में होने वाले उपचुनाव में बीजेपी की जीत तय है। लेकिन इन सब के बीच में अब योगी आदित्यनाथ के इस सब मंत्र को साथ मिल गया है आरएसएस का। सरकार साफ तौर पर ये कहते हैं, दत्तात्रेय होसबोले जी ये कहते हैं कि हिंदू भाव जब जब भूले आई विपदा महान, यानी हिंदू भाव अगर भूल जाएंगे तो विपदा आना स्वाभाविक है, और इसीलिए लोक कल्याण के लिए हिंदू एकता जरूरी है। स्लोगन कुछ में कटेंगे बटेंगे जो भी कहें,
स्पिरिट क्या है, हिंदू समाज एकता से एकात्मता से नहीं रहेगा तो इतिहास कहता है, अब हम तो कहते हैं जब जब हिंदू भाव को भूले आए विपद महान, भाई टूटे धरती कोई मिटे ही धर्म संस्थान, ये हमारे गीत है। तो उसको आजकल की भाषा में ऐसे आपने जो कहा वैसे हो सकता है। तो मुद्दा क्या है, स्पिरिट यही है, समाज की एकता एकात्मता। हम जाति भाषा प्रांत के अगर पिछड़ा भेद से हम करेंगे तो हम कटेंगे। तो इसलिए एकता आवश्यक है किसी भी राष्ट्र के, राष्ट्रीय एकता। तो एकता आवश्यक है और ये बात तो सुदर्शन न्यूज भी लगातार कहता रहा है। हम कई वर्षों से मुहिम चला रहे हैं कि जब जब हिंदू घटा है तब तक देश बटा है, जहां जहां हिंदू बटा है वहां वहां देश कटा है। और इसका बड़ा उदाहरण भी एक के बाद एक हम देख रहे हैं। वो चाहे बात भारतीय जनता पार्टी बांग्लादेश का नाम लेती है तो वो राजनीति हो जाती है, लेकिन देश के जो नागरिक है, देश का जो वासी है, उसने ये होता हुआ देखा है। कश्मीर में जो परिस्थिति बनी थी वहां पर भी यही हालात थे, देश के कई हिस्सों में ऐसे हालात बने हुए थे। और इसीलिए जरूरी हो गया है कि हिंदू एकता को संगठित किया जाए। और यह संगठन तभी जरूरी है जब बटेंगे नहीं, क्योंकि बटेंगे तो कटेंगे। आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ आज बहुत खास अतिथि जुड़ने वाले हैं। पैनलिस्ट से आपका परिचय कराऊंगी, लेकिन अभी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं, आप महाराष्ट्र से जाने माने पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं, संदीप शुक्ला जी हमारे साथ हैं। संदीप जी, स्वागत है आपका। और बड़ा ही महत्वपूर्ण ये प्रश्न है। प्रश्न इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि योगी आदित्यनाथ का ये जो मंत्र है, ये जो फॉर्मूला है, जिसे बार बार अब इंडोर्स किया जा रहा है, प्रधानमंत्री भी इसे इंडोर्स कर चुके हैं और इसका एक रिजल्ट भी हम देख चुके हैं। तो क्या ये मान लिया जाए कि यही वो मंत्र है जो महाराष्ट्र में भी जीत का रास्ता तय करा देगा? निश्चित तौर पर देखिए, एक चीज साफ है, हर चुनाव के समय एक स्लोगन होता है, उस स्लोगन के जरिए चुनाव जीतना आसान होता है। अपना बहुत कम शब्दों में जिस तरह से अपनी बातें जनता तक पहुंचाने की कवायद होती है। आपको याद होगा पश्चिम बंगाल का जो चुनाव था, उस समय खेला हो वो नाम का एक स्लोगन चला था और वो स्लोगन कितना कारगर साबित हुआ था। वैसे ही ये स्लोगन, ये बात कि अगर बटोगे तो कटोगे, ये कहीं ना कहीं काम करेगा। और निश्चित तौर पर जिस तरह से महाराष्ट्र चुनाव में ये भी देखिए कि एक तरह का संयोग कहे कि उत्तर प्रदेश में जिस तरह से रामलला का मंदिर बनकर तैयार हुआ है, लेकिन जब हम बात करेंगे बाबरी विध्वंस के बाद सबसे पहला जो सबसे बड़ा धमाका उसकी प्रतिक्रिया देखने को मिली थी तो मुंबई में मुंबई के एक हिस्से में जो है दंगा हुआ था। उसके बाद उसका बदला लेने के लिए दाऊद के लोगों ने बम ब्लास्ट कराया था। तो ऐसे में अब जब वहां रामलला विराज हो चुके हैं और यहां जो स्थिति साफ हो चुकी है कि अब जो है वहां रामलला है, तो वो निश्चित तौर पर ये स्लोगन काम करेगा। ये स्लोगन काम करेगा और बिल्कुल इसकी स्क्रिप्ट लिखी जा चुकी है। मैं संदीप जी आऊंगी आपके पास और हमारे साथ पैनल के बाकी गेस्ट भी जुड़ चुके हैं, उनका भी स्वागत कर लेते हैं। हमारे साथ खासतौर से कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए पवन डोगरे साहब जुड़ चुके हैं। हमारे साथ यूबीटी से यानी शिवसेना उद्धव गुट से सुनील मोदी जी जुड़ चुके हैं। और साथ ही साथ मैं देख रही हूँ एससीपी यानी एनसीपी शरद पवार से हमारे साथ प्रशांत पवार जी भी जुड़ चुके हैं। आप तीनों का भी बहुत बहुत स्वागत है। और जल्दी से पवन जी आपके पास आते हुए, क्योंकि देखिए एक चीज तो तय है, योगी आदित्यनाथ ने अगर ये कहा कि बटोगे तो गटोगे, इसका असर तो हुआ साहब। हरियाणा में आप लोगों ने कहा था कि अंडर करंट है, लेकिन वो करंट कहां चला जाता है ये समझ में नहीं आता जब नतीजे सामने आते हैं। अब इसी बात को प्रधानमंत्री भी पहले इंडोर्स कर चुके हैं और अब इस बात को आरएसएस भी इंडोर्स कर रहा है। क्या ये माना जाए कि जिस तरीके से विपक्ष जाति का चक्रव्यूह बनाना चाह रहा था, उस चक्रव्यूह को तोड़ने वाला सबसे बड़ा हथियार यही मंत्र है, बटोगे तो कटोगे, और इसी के दम पर महायुति अपनी जीत प्रशस्त कर लेगी? पवन डोगरे जी। सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तान हमारा, यूनिटी वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। बेसिकली अगर हम बात करें, कांग्रेस ये हर व्यक्ति को साथ में लेकर किसी भी जाति धर्म की बात नहीं करता है। कांग्रेस जब भी लोगों के बीच में गई, कांग्रेस ने हमेशा अपने किए हुए काम के दम के ऊपर लोगों से मत मांगा है। उजड़ माथे से अगर मत मांगने का नैतिक अधिकार अगर किसी को है तो वो कांग्रेस पार्टी को है,
किए हुए काम के ताकत पर लोगों से वोट मांगने की ताकत ये कांग्रेस पार्टी के अंदर है। लेकिन बाकी के जितनी सारी ये जो भारतीय जनता पार्टी है या आरएसएस जिस तरीके का नफरत की राजनीति देश में बोती है, और ये इस राजनीति की वजह से आज भारत इतना पीछे चला गया है। आप देखिए महंगाई किस दर पे चली गई है, दाल आटे के भाव किस एंगल पे बढ़ गए हैं, ये सारे बेरोजगारी कितनी फैल चुकी है। इन सब की तरफ ध्यान अगर बटाना है तो इस तरीके की मूवमेंट करके लोगों का ध्यान भटकाना और इस तरीके से लोगों को गुमराह करना, यही आरएसएस की और भारतीय जनता पार्टी की नीति है। ये कभी भी प्रगति के ऊपर बात नहीं करेंगे, ये कभी भी ये नहीं बताएंगे कि भारत को अभी किस दिशा में चलना चाहिए, कितनी ताकत से आगे आना चाहिए। 70 सालों में कांग्रेस को नाम रखने के सिवाय इन्होंने कोई काम नहीं किया है, और आज जब इनको मौका मिला तो इन्होंने भारत की हर चीज का दाम तिगुना कर दिया है। पेट्रोल ले लीजिए, दाल आटा ले लीजिए, पवन जी, चाहे कोई भी चीज ले लीजिए, आपको महंगी हो जाएगी। मैंने आपको पूरा आपकी बातें सुनी, लेकिन दो बातों पर मैं आपसे समझना चाहती हूँ। आपने कहा कि काम के नाम पर वोट मांगना चाहिए, तो कांग्रेस ने अगर काम किया था तो फिर 99 पर आकर आंकड़ा क्यों रुक गया, काटा वहां क्यों रुक गया? काम अगर बोलता है तो फिर हरियाणा में ये जो इतिहास रचा गया भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, वैसा क्यों हुआ? फिर आपने यूनिटी की बात की, आपने डाइवर्सिटी की बात की। पूरा सवाल प्लीज सुन लीजिए। यूनिटी और डाइवर्सिटी की बात आपने की, तो यूनिटी और डाइवर्सिटी केरल में कहां चली जाती है जब तिरंगा हटाने का नाम आ जाता है, क्योंकि वहां पर आपको मुस्लिम लीग को संतुष्ट करना होता है। यूनिटी और डाइवर्सिटी वहां पर कहां चली जाती है जब भरे मंच पर पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ये कहते हैं कि संसाधनों पर पहला अधिकार पर्टिकुलरली मुसलमानों का है। ये यूनिटी और डाइवर्सिटी ये अपनी सहूलियत के हिसाब से क्यों चयन होता है? पवन जी। लावनी जी मुझे एक बात बताइए, किसी एक पार्टी एक कम्युनिटी की बात कभी भी कांग्रेस पार्टी ने कहीं भी नहीं की। जिस तरीके से आप ये बात बता रही है मुझे तो आश्चर्य होता है। कांग्रेस ये एक सेक्युलर पार्टी है, ये एकमेव ऐसी पार्टी है जो हर जाति धर्म को साथ में लेके चलने का काम करती है। सेक्युलरिज्म के नाम पर आज सेक्युलरिज्म का नारा आप लोगों ने ऐसा गढ़ा कि 9 राज्यों में हिंदू अल्पसंख्यक हो गया। एक धर्म धीरे धीरे बढ़ता चला गया। आज सेक्युलरिज्म के नाम पर आप बार बार ये कहते हैं कि हम जोड़कर रखना चाहते हैं, भारत जोड़ो यात्रा। मैं आपसे पूछ रही हूं ना, कहां पर भारत जुड़ता है? अगर केरल में तिरंगा यात्रा के समय तिरंगे को हटाने की बात होती है, मुस्लिम लीग को सेटिस्फाइड करने की कोशिश होती है, तो वहां पर भारत कहां जुड़ता है? अगर कश्मीर में कश्मीरी पंडितों को वहां से खदेड़ दिया जाता है तो भारत कहां जुड़ता है? अगर यहां पर बैठकर अफजल गुरु का समर्थन होता है तो फिर कहां भारत जुड़ता है? आतंकियों का समर्थन और भारत जुड़ता है। भारत जोड़ने के लिए तो वो मंशा भी चाहिए ना साहब, वो तत्व चाहिए, वो तत्व मिसिंग है। भारत जोड़ो यात्रा ये एक सफल यात्रा रही है जिसने आरएसएस की और बीजेपी की नींद उड़ा दी। जिस आरएसएस ने हजारों करोड़ रुपए राहुल गांधी जी की प्रतिमा मलिन करने में लगाए, भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा सर 99 वाले अगर 240 वालों से कंपेयर करेंगे, 99 और 240 में कंपेयर आप कर रहे हैं। देश की जनता ने जनादेश दिया, नंबर्स जरूर कम आए लेकिन जनादेश भारतीय जनता पार्टी को ही मिला। हरियाणा के नतीजे इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी या आरएसएस हिंदुओं को एक करने की बात करती है तो हिंदू इस बात को समझ रहा है। जिसे आप तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं वो टूटने वाले अब समझने लगे हैं कि बांटो और राज करो की नीति कहां से चली आ रही है। सवाल तो ये है ना पवन जी। लावनी जी, हिंदू मुस्लिम करने का काम ये स्वदेश चैनल का नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी का और आरएसएस का है। कांग्रेस कभी भी भारतीय कहती है, कांग्रेस कहती है इस देश में रहने वाला अच्छा ठीक है, आप भारतीय कहते हैं, ठीक है साहब, आप भारतीय कहते हैं तो फिर जातिगत जनगणना को लेकर क्यों इतना हल्ला बोलते हैं? हिंदू मतलब हिंदू मतलब जातियों में विभाजित नहीं, हिंदू मतलब हिंदू, वो चाहे किसी भी जाति का हो। क्यों चाहते हैं आप लोग जातिगत जनगणना? मुझे एक बात बताइए, आप यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की प्रवक्ता बोल के ना मैं यहाँ पर एक भारतीय, एक हिंदूवादी, एक राष्ट्रवादी
सुन लीजिए, एक राष्ट्रवादी, हिंदुत्व को जीने वाली, हिंदुत्व को अपनी आत्मा से मानने वाली हिंदुत्ववादी बोल रही हूँ मैं, राष्ट्र की प्रवक्ता हूँ, हर उस हिंदू की प्रवक्ता हूँ, सुनिए, हर उस हिंदू की प्रवक्ता हूँ मैं जो ये समझ चुका है कि आपने सिर्फ बांटो और राज करो की नीति अपनाई है। मैं हर उस हिंदू की प्रवक्ता हूं जो इस देश में बहुसंख्यक होकर भी अपने आप को हाशिए पर पाता है, मैं उसकी प्रवक्ता बोल रही हूं। पवन डोगरे साहब, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ठीक है, हिंदी है हम वतन है, लेकिन यहाँ पर भारत माता की जय बोलने के लिए अगर कुछ लोगों को बोल दो तो उन्हें तकलीफ होने लगती है। हिंदी है हम वतन है वाले भारत माता की जय से कतराते नहीं है। छोड़िए पवन जी, हिंदी है हम वतन है जो मानता है ना, वो भारत माता की जय से कतराता नहीं है। बहरहाल आइए जरा कुछ सारे मेहमानों से जल्दी जल्दी एक कमेंट ले लेते हैं। पवन जी को तो हमने सुन लिया, हमारे साथ सुनील मोदी जी भी है, यूबीटी का पक्ष रखेंगे, शिवसेना उद्धव गुट। और जब सुनील जी, मैं जब उद्धव ठाकरे जी की बात करती हूँ तो मुझे सबसे पहले बाला साहब ठाकरे जी की याद आती है, हिंदू हृदय सम्राट, हिंदू और हिंदुत्व को जीने वाले। उनकी आत्मा आज वाकई बहुत दुखी होगी साहब कि हम बात कर रहे हैं हिंदू एकता की, जिस तत्व को लेकर वो जीवन भर जीते रहे, जिसके लिए वो लड़ते रहे, आज वही बात तो बीजेपी और आरएसएस कर रही है। तो फिर ये क्यों कहा जा रहा है कि ये ध्रुवीकरण हो रहा है? सुनील मोदी जी। लावनी जी नमस्ते। नमस्कार सर। आपको प्रथमतः दिवाली के मैं आप सभी को शुभेच्छा देता हूँ। धन्यवाद सर। और आप भी हमें महाराष्ट्र के चुनाव के लिए अच्छे चुनाव, बहुत बहुत शुभकामनाएं अभी से ही आप सभी को, बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। मेरे दो प्रश्न है जी। मैं खुद को बहुत हिंदुत्ववादी कार्यकर्ता मानता हूँ, मैं खुद को हिंदुत्ववादी कार्यकर्ता मानता हूँ। भले हमारी कांग्रेस के साथ, शरद पवार जी के साथ अगर युति भी है तो भी हम और हमारे शिवसैनिक खुद को हिंदुत्ववादी मानते हैं। मेरा दो क्वेश्चन है लावनी जी, आपको सिंपल क्वेश्चन है। सही बात है, भारतीय जनता पार्टी का बेस ये आरएसएस के विचारधाराओं से बना हुआ है और आरएसएस की विचारधारा में हिंदुत्व का संगठित भारत, हिंदुस्तान निर्माण करना ये उद्देश्य है। ऐसे परिस्थिति में मुझे महाराष्ट्र का एक उदाहरण आपसे पूछना है। मेरा आवाज आ रहा है आपको? जी जी आ रही है सुनील जी, बिल्कुल आ रही है। मुझे एक ही लावनी जी प्रश्न पूछना है, या आप बीजेपी के प्रवक्ता से पूछिए कि आपको क्या जरूरत पड़ी कि जो हिंदुत्ववादी विचार सरणी का आदमी नहीं है, एनसीपी शरद पवार, उनके साथ गठबंधन करके आप सरकार बनाना चाहते हैं, ये कौन सी हिंदुत्व नीति है और आप भी उसका कैसा समर्थन करेंगे? ठीक है, हम गलत है ऐसा एक बार समझ लीजिए, उद्धव जी का गलत है, क्या भाजपा सही है? इसका मुझे उत्तर दीजिए आप। आप प्रवक्ता तो नहीं है उसी के, मगर भाजपा के प्रवक्ता से ये तो पूछिए। हाँ बिल्कुल पूछूंगी, लेकिन शरद पवार ये कौन से हिंदुत्ववादी के विचार सरणी के लोग हैं? आज उनके साथ आप मांडी लगा के बैठ रहे हैं, आप उनके साथ विकास की बात कर रहे हैं। योगी जी का बटेंगे तो कटेंगे, ये शरद पवार जी, ये अजित पवार जी को एक्सेप्ट है क्या? जो नवाब मलिक के साथ आपने झगड़ा करा, उसके लड़की को टिकट दिया महायुति ने, ये चलता है। अगर भाजपा कुछ भी करे तो आपका चैनल और आप बोलेंगे अरे ये चलेगा, चलते रहेगा। नहीं, ये नहीं, हमारा चैनल इसकी बात नहीं कर रहा। हमारा चैनल तो सीधे सीधे पूछता है, ये सवाल पूछता है कि हिंदुओं को ठगा नहीं जाए, हिंदुओं को ठगा नहीं जाए। वो कोई भी पार्टी हो, वो कोई भी पार्टी हो, हिंदू को ठगा नहीं जाए। हिंदुओं को अगर ठगा जाएगा, अगर हिंदू और हिंदुत्व को आस्था पहुंचाई जाएगी, उसे ठगा जाएगा, तो सवाल पूछा जाएगा ना मोदी जी। एक प्रश्न पूछिए। के ऑफिशियल टिकट डिक्लेयर में सना मलिक की आज उम्मीदवारी हुई है, ये भारतीय जनता पार्टी को मान्य है? ये मुझे ठीक है। संदीप शुक्ला जी बताइए, क्या ऐसा लगता है कि दोहरा मापदंड दोनों तरफ है? संदीप शुक्ला जी कर रहे हैं कि एक तरफ कांग्रेस के साथ आप गठबंधन कर रहे हैं उद्धव ठाकरे, और दूसरी तरफ ये कह रहे हैं कि मैं हिंदूवादी विचारधारा का व्यक्ति हूँ। मोदी जी हमने छोड़ा नहीं है कभी, हमने कभी हिंदुत्व छोड़ा नहीं, छोड़ा
नहीं, आप हैं, मैं मान लिया मैंने, आप हिंदुवादी है। आप एक बार नारा दे दीजिए सावरकर जी की जय, एक बार कह दीजिए गोडसे जी की जय। आप कांग्रेस के साथ गठबंधन में है, वो खुलेआम सावरकर को गाली देते हैं, खुलेआम गोडसे को गाली देते हैं। किस विचारधारा पे आप बैठे गठबंधन में? आपकी पवन जी प्लीज मैं आऊंगी आपके पास। संदीप शुक्ला जी अपने समय पे बोलिए, अपने समय पे बोलिए। संदीप शुक्ला जी बोलिए। अपने समय पे बोलिए, आपने बोला उस समय में शांत था। संदीप शुक्ला जी, संदीप शुक्ला जी प्रतिक्रिया दीजिए, आमने सामने लेकर आइए संदीप जी को और सुनील मोदी जी को। तो क्या बता रहे हैं? पवन डोहल जी ने जो शुरुआत की, सुनील मोदी जी वो जवाब दे रहे हैं, वो जवाब दे रहे हैं, आप जवाब तो सुन लीजिए, जवाब दे रहे हैं ना, जवाब भी तो सुन लीजिए। मोदी जी हिंदूवादी विचारधारा के अगर आप हैं तो सुनिए पहले। अरे सुनने की क्षमता रखिए भाई, सुनने की क्षमता रखिए। आप अभी शुरुआत की डोगरी जी ने, उन्होंने कहा सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। आप सुनाई नहीं पड़ रहा आपको लगता है? आप बताइए, अमेठी में चुनाव हारने के बाद आप चले जाते हो वायनाड, तो आपका हिंदुस्तान क्यों बदल जाता है? आपने विकास के नाम पे फिर अमेठी पे काम क्यों नहीं करते हो? आप कह रहे हो कि मैं हिंदुस्तान में विकास की बात होनी चाहिए। विकास की गंगा अगर कांग्रेस ने इतनी बहाई थी तो सीट बदलकर दूसरी जगह लड़ने की क्या जरूरत थी? चलिए वो भी चलिए समझौता कर लिया। आप बताइए, अगर ये हिंदुस्तान सारा जहां कुछ सही था तो कश्मीर में हिंदुस्तान का तिरंगा क्यों नहीं फहर रहा था? नहीं मोदी जी, आप शांत रहिए पहले, आप शांत रहिए। जम्मू कश्मीर में क्या हम तिरंगा फहरा पा रहे थे? जम्मू कश्मीर में तिरंगा फहर रहा था। हम गलत कर रहे, मानिए, चलो हमारी गलती है, जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, इसी हिंदुस्तान में हम तिरंगा फहराने को समझता नहीं थे। अच्छा, ये बीडी सिंह जी जुड़ चुके हैं शायद, ठीक है मोदी जी, आपका जवाब ले लेते हैं। बीडी सिंह जी शायद जुड़ चुके हैं, शिवसेना शिंदे गुट से हैं बीडी सिंह जी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। प्लीज स्क्रीन पर लेकर आइए। बीडी सिंह जी, क्या आपको मेरी आवाज पहुंच रही है? बीडी सिंह साहब, क्या आपको मेरी आवाज पहुंच रही है? चलिए, मुझे लगता है कि शायद उन तक मेरी आवाज आ रही है। अनम्यूट कीजिए प्लीज, उनको स्क्रीन पर लेकर आइए। हाँ बीडी सिंह जी बोलिए। ये बड़ा सवाल पूछा जा रहा है, ये कह रहे हैं कि दरअसल आप लोग अगर हिंदुत्व की झंडा बरदारी कर रहे हैं तो आपको ये भी सोचना चाहिए कि अजित पवार साहब को अपने साथ में ले लिया। सुनील मोदी जी हैं, यूबीटी से जुड़े हुए हैं, वो ये प्रश्न कर रहे हैं। सुनील मोदी जी देखिए, अगर देखेंगे तो स्टार्टिंग से अगर देखा जाए तो एक टाइम ऐसा था कि सारा जो डिसीजन होता था शिवसेना का वो मातोश्री से होता था। लेकिन आज की डेट में अगर मातोश्री का मतलब समझे तो सोनिया गांधी और जो उधर शरद पवार जी, तो मतलब उद्धव जी को उनके सुन तो लीजिए ना मोदी साहब, आप प्रश्न करते रहेंगे और जवाब नहीं सुनेंगे तो कैसे चलेगा? आपने प्रश्न किया तो जवाब दे रहे हैं ना, सुन तो लीजिए ना, फिर आपके पास काउंटर आंसर के लिए आऊंगी। उद्धव जी इतने लाचार हो गए हैं कि कभी उधर जा रहे हैं, कभी इधर जा रहे हैं, और संजय रावत जी बोल रहे हैं कि ऐसा है कि मुझे इनके ऊपर जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं नाना पटोले जी, उनके ऊपर भरोसा नहीं है, मैं डायरेक्ट वहां दिल्ली में बात करूंगा। तो ऐसा कंफ्यूजन बना हुआ है कि मेरा चीफ मिनिस्टर इस तरह से, तो जो कंडीशन है इस समय जो है उद्धव गुट की बहुत खराब है मैडम। नहीं बीडी सिंह जी, जवाब ये नहीं था, उनकी कंडीशन खराब है वो तो ठीक है, आप इसको बोल रहे हैं, लेकिन उन्होंने एक प्रश्न किया था जो वाजिब प्रश्न है। उनका ये कहना है कि भाई आपने हम लोगों को पर तो सवाल खड़ा कर दिया कि हम हिंदुत्व को छोड़ रहे हैं, जबकि हम हिंदुत्व को नहीं छोड़ रहे हैं, लेकिन आप अजित पवार जी के साथ जुड़ जाते हैं तो वहां पर हिंदुत्व कहाँ चला जाता है? बीडी सिंह जी, ये सवाल मोदी जी का है, सुनील मोदी जी का, और मुझे लगता है कि इसका जवाब जरूर क्लियर हो जाना चाहिए उनको, आप लोगों की तरफ से। क्या है कि ये जो हमारा जो महायुति है उसका जो डिसीजन है सेंट्रल से बीजेपी से होता है और हाई कमांड डिसाइड करता है। इसमें हम लोग जो है नहीं बोल सकते कुछ जो है, क्योंकि सेंट्रल से सारा डिसाइड होता है।
तो ये नहीं, देखिए ये महायुति के सेंट्रल से डिसाइड होता है, लेकिन इतना जरूर था, ये जब डिसीजन हुआ था मोदी जी, जब ये डिसीजन हुआ था, आपको याद होगा सुनील जी कि सबको अपनी एक चाहत थी। ये जो महाअघाड़ी बना था वो भी उसके बनने के पीछे भी एक चाहत थी, महायुति बनी उसके पीछे भी एक चाहत थी, और वही चाहत एक बार फिर से उजागर हो रही है। एक ब्रेक मुझे लेना पड़ेगा, मुझे बहुत देर से कहा जा रहा है। प्रशांत साहब अभी भी इंतजार कर रहे हैं। प्रशांत साहब, आई एम सो सॉरी, एक छोटा सा ब्रेक ले लेती हूँ, तब आपके पास आती हूँ। आप मुस्कुरा रहे हैं, मुद्दा बहुत बड़ा होता जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश से ये अलग जलती है, अब उत्तर प्रदेश के बाद हरियाणा, झारखंड, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश में भी उपचुनाव है, और ये कहा जा रहा है कि ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला हिट फॉर्मूला है। हिंदुत्व को, हिंदुओं को जोड़ने का जो फॉर्मूला है, वो कहीं ना कहीं से विपक्षियों के पेशानी पर बल ला रहा है, और इसीलिए राजनीति तेज हो चुकी है। बटेंगे तो कटेंगे मंत्र, चर्चा जारी है। ब्रेक के बाद तो चर्चा जारी है। बटेंगे तो कटेंगे, ये एक ऐसा मंत्र है, क्या ये जीत का फॉर्मूला बन चुका है? और आज इसी पर हो रही है बड़ी बहस, क्योंकि महाराष्ट्र में भी यही मंत्र, यही फॉर्मूला क्या काम कर जाएगा? आइए एक बार फिर से पैनलिस्ट के पास चलते हुए, हमारे साथ प्रशांत पवार जी बहुत देर से जुड़े हुए हैं, एससीपी से जुड़े हुए हैं। प्रशांत पवार जी, आपको क्या लग रहा है, क्या यही है महायुति की जीत का फॉर्मूला? नवनी जी, पहले तो मैं आपसे एक गुजारिश करूंगा, आपने शरद पवार गुट लिखा है, वो अजीत पवार गुट कर दीजिए। चलिए, मैं माफी चाहती हूँ, जरा प्लीज इसे ठीक कर दीजिए, प्लीज पैनल इसे ठीक कर दीजिए। प्रशांत जी, हाँ जी, मैं भी क्लियर कर देती हूँ कि प्रशांत पवार जी अजीत गुट से हैं। तो चलिए, मुझे लगता है सुनील दादा को अब ये जवाब मिल जाएगा कि अजीत जी के साथ जुड़कर वो हिंदुत्व वाला जो फॉर्मूला था, क्या वो कहीं प्रॉब्लम तो नहीं कर रहा? और मुस्कुराता हुआ चेहरा शाइना एनसी जी भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है शाइना जी। बस 20 सेकेंड में आपके पास आ रही हूँ, क्योंकि बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा अभी सुनील मोदी जी ने ब्रेक से पहले उठाया था। हिंदुत्व की बात हो रही थी, तो उन्होंने पूछा है अजीत दादा को जोड़ने से क्या हिंदुत्व खत्म नहीं हुआ? जी प्रशांत जी। नहीं, हमारा ये नारा आपको दिया किसने कि महाराष्ट्र में ये नारा चल रहा है बटेंगे तो कटेंगे करके? हमारा नारा तो महाराष्ट्र का डेवलपमेंट का नारा चल रहा है। महाराष्ट्र की जनता को जो पुराना महाराष्ट्र होना है उसका नारा चल रहा है। ये नारा आपने लाए कहां से? ये तो मैं पहली बार आपके चैनल पे सुन रहा हूं। अरे प्रशांत जी, आप लोगों क्या पूरे महाराष्ट्र में इसकी गूंज है? अब घबराइए मत, योगी आदित्यनाथ स्टार प्रचारकों में भी उनका नाम आ चुका है। किसने गूंज लाया? अभी तक पोस्टर्स भी लगे हुए थे। और हमारे राष्ट्रवादी कांग्रेस शाहू फुले अंबेडकर के विचारधारा पे चलने वाली पार्टी है। अजीत दादा पवार ये डेवलपमेंट के बारे में सोचने वाला ये महाराष्ट्र का एक बहुत बड़ा चेहरा है। तो ये जो है कटेंगे तो बटेंगे नो ये करेंगे, ये हमारा कोई नारा नहीं है। हमारा नारा ये ही है डेवलपमेंट। महाराष्ट्र की जनता को जो भी कोई तकलीफ पिछले 2.5 साल में हुई है उससे निकाल के आप डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर हिंदू एकजुटता की बात होती है तो गलत है क्या? अगर हिंदू एकजुटता की बात होती है तो गलत है क्या प्रशांत जी? कौन सी बात होती है? अगर हिंदू एकजुटता की बात होती है, अगर हिंदुओं की यूनिटी की बात होती है, तो ये गलत है क्या? नहीं, तो ये किसने बोला गलत है और किसने बोला कि हिंदू मुस्लिम अलग अलग है? हमारे यहाँ कोई नहीं ना। हमारा नारा ही है वो शाहू फुले अंबेडकर के ऊपर चलने वाला। तो हम कैसा बोलेंगे ये? ठीक है, हमारा एक ही नारा है डेवलपमेंट। ठीक है, आपका नारा डेवलपमेंट। आइए शाइना जी के पास जरा ले चलती हूँ आप लोगों को। महायुति, आपको बताता हूँ, महायुति के हर किसी ने बोला है कि डेवलपमेंट के ऊपर में अपने को चलना है। डेवलपमेंट पर चलना है, लेकिन इतना जरूर है। ठीक है शाइना जी, डेवलपमेंट पर, विकास पर चलना है, काम बोलेगा, ये सब कुछ है, लेकिन ये भी तो दिख ही रहा है कि बटोगे तो कटोगे। इस मंत्र की गूंज महाराष्ट्र तक पहुंच तो चुकी है, और ये कहा जा रहा है कि शायद यही वो मंत्र है जो महाराष्ट्र में भी महायुति की जीत को प्रशस्त कर देगा, रास्ता तय करा देगा। शाइना जी, देखिए, सर्वप्रथम तो मैं सुदर्शन न्यूज पे कहना चाहती हूँ कि महाराष्ट्र एक अलग प्रदेश है। हरियाणा में आपने देखा होगा कि जात पात धर्म तो एक हिस्सा होता है इलेक्शन का, और वो एक इलेक्शन की हकीकत है कि दलित हो, जाट वर्सेस नॉन जाट, दलित वर्सेस नॉन दलित एक्सेट्रा। लेकिन महाराष्ट्र की विशेषता ये है कि प्रधानमंत्री ने 4 वोट बैंक जिसके ऊपर पूरा फोकस किया है। वो कौन से वोट बैंक्स है? एक है महिला,
एक है जो बुजुर्ग है, एक है जो युवा है, और एक है जो हमारे लाभार्थी हैं। अभी आप देखेंगे कि इतनी प्रगति हुई है इस 2 साल में। एकनाथ शिंदे जी हो, देवेंद्र जी हो, अजीत पवार हो, स्काई इज द लिमिट। और आप देखेंगे तो आप ये समझें कि इंफ्रास्ट्रक्चर हो, तो मेट्रो हो, कोस्टल लिंक हो, नावाशेवा लिंक, अटल सेतु, लिस्ट समृद्धि हाईवे, लिस्ट अनगिनत है। तो लोग देखते हैं और उस आधार पे वोट करते हैं। लाडकी बहन योजना इतना पॉपुलर रहा है कि हमारे 40% महिलाओं जिनको प्राप्ति हुई है, जहां 2.5 करोड़ एक महिला को 1500 उनके बैंक अकाउंट में 7,500 ऑलरेडी मिल चुका है। वो महिला भी क्यों वोट करेगी महाविनाशकारी के लिए? वो वोट करेगी तो महायुति सरकार के लिए। अब युवाओं की बात करते हैं तो अप्रेंटिसशिप स्कीम हो, इंटर्नशिप स्कीम हो, स्काई इज द लिमिट वहां भी। अब फार्मर्स की बात करें तो 24 ऐसे क्रॉप्स है जहां MSP को ध्यान देते हुए लोगों ने देखा है कि उनके एग्रीकल्चरल इनकम कैसे बढ़े। मेरा सिर्फ एक सवाल है कि जात पात धर्म के आधार पे लोग वोट किए थे क्या यूपी में? नहीं। जब योगी जी आए पहली बार, इट वाज सोशल रिफॉर्म, इट वाज वेलफेयर स्कीम्स। और प्रधानमंत्री जैसे कहते हैं कि प्रगति और एक विकसित भारत के लिए हमें उस दृष्टि से काम करते आना है और देखना है कि आते हुए दिन में महाराष्ट्र 1 नंबर पे पहुंचे, जो एक लक्ष्य है तीनों लीडर्स का, एकनाथ शिंदे जी हो, देवेंद्र फडणवीस हो, अजीत पवार हो, तीनों का एक ही लक्ष्य है और उसी दृष्टि से हम काम करते जाएंगे। नहीं, लक्ष्य तो एक है कि काम करना है, विकास करना है, राज्य का विकास हो, राज्यवासी का विकास हो। लेकिन आपने जब योगी आदित्यनाथ की बात कही है तो ये भी तो देखा गया है कि योगी जी हिंदुत्व के सबसे बड़े ब्रांड एम्बेसडर के रूप में आज की तारीख में देखे जाते हैं। और अगर योगी जी ये कहते हैं कि बटोगे तो कटोगे, तो इसका एक ब्रॉड मैसेज होता है, एक वाइड एंगल होता है। ये मैसेज मैं बताती हूँ आपको। जी, मैं आपको इसके पीछे कारण बताती हूँ। लोकसभा इलेक्शंस में आपने महाराष्ट्र में देखा, ये महाविनाश अघाड़ी जो विचारधारा को खो बैठी और सिर्फ सत्ता के मोह माया के लिए एकजुट हो गए। वहां एक चीज स्पष्ट था, उन्होंने वोट किया ऑन मास जो मुस्लिम और दलित है एक साथ पोलराइज किए। शायद इस वजह से वो थोड़े आगे थे। तो योगी जी का कहने का तात्पर्य यही है कि जो मुस्लिम और दलित एक वोट कंसोलिडेशन करे, तो हिंदूज को भी वोट कंसोलिडेशन करना चाहिए। ये समझना चाहिए कि बंटवारा के राजनीति से प्रगति नहीं होती है। ठीक, ये तो उनकी एक रणनीति है और वो रणनीति को तोड़ना हमारा हक है। और भारत में छोड़िए, महाराष्ट्र के लोग ऐसे कभी वोट नहीं किए हैं। उन्होंने सिर्फ सोचा है, समझा है, बहुत अक्लमंदी से वोट किया है। और इस बार वो समझ गए कि दलित एंड मुस्लिम कंसोलिडेशन जब होता है तो हिंदुओं को क्या सिचुएशन होती है। पवन जी इस पर एक काउंटर आंसर करना चाह रहे हैं, कांग्रेस का पक्ष रखना चाहते हैं। पवन जी 2 मिनट जरा हम बढ़ाएंगे इसे। भारतीय झूठी पार्टी है जो बोल रही है, इस पार्टी को हम बोलना चाहते हैं कि मुंह में राम बगल में छुरी। देश को काटने का और विभाजित करने का काम आपने किया, पोलराइज करने का काम भारतीय झूठी पार्टी ने किया, है ना? क्योंकि आप हमारा नाम ठीक से नहीं लेंगे तो हम आपका नाम प्रत्युत्तर उसी स्टाइल में देंगे। भारतीय झूठी पार्टी ये जो देश के अंदर जिस तरीके का एक झूठा एजेंडा फैलाती है, जिस तरीके से हिंदू मुसलमान करती है, जिस तरीके से जाति धर्म के नाम पर लोगों को बांटती है, वो यूनिटी की बात कर रही है। मुझे तो आश्चर्य हो रहा है भारतीय झूठी पार्टी के ऊपर। आप कितना झूठ बोलेंगे और कितना लोगों को झूठ बोलते जाएंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का ट्रैक रिकॉर्ड और सर्टिफिकेट आप जैसे व्यक्ति या आप जैसे दल नहीं दे सकते हैं, देश की जनता ने दी है। और देश की सुनिए सर, के बारे में क्या बोल रहे हैं? क्योंकि आप हो ही विनाशकारी। आप मुझे बोलो कि सत्ता के मोह माया के लिए, सत्ता के मोह माया के लिए आप कहां तक पहुंच गए? आप किस हद तक जाएंगे सत्ता के मोह माया के लिए? आप शांत रहिए,
आप शांत रहिए। इस चक्कर में आपकी हार, आपकी नैया तो डूब चुकी है। 20 तारीख को आपको जवाब जब मिलेगा, जनता का जनादेश तय करेगी कि किसकी हार किसकी जीत। इसको हमने बट्टा लगाया है, भारतीय झूठी पार्टी ने झूठ बोला है लोगों को, और इस तरीके से अब हम हंसिए मत। इसलिए जनता ने हर बार हमें ही चुना सर, इसलिए जनता ने हमेशा हमें ही चुना सर। इतना ज्यादा रेट गैस का, सर, डीजल का, पेट्रोल का। अरे पवन जी, आप एक सुर में अगर आप बोलेंगे तो जवाब कैसे लेंगे साहब? आप लोगों को मौका दे दिया, वैसे ही वो लेट जुड़ी। आपका बहुत सारे सवाल थे, उन सवालों का जवाब वो दे तो रही हैं, सवाल का जवाब भी ले लीजिए। हाँ देखिए, हमें किसी की सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। हमने काम किया है, उस आधार पे जनता ने जनादेश दिया। ठीक है, तीसरी बार ऐतिहासिक जीत, आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, 10 सेकंड के लिए आपको इंटरप्ट कर रही हूँ। सुनील मोदी जी भी यूबीडी से जुड़े हुए हैं, आपके कभी साथी हुआ करते थे, उनके मन में भी कुछ चल रहा है। जरा छोटा सा प्रश्न उनका भी सुन लीजिए और फिर एक साथ प्लीज जवाब दे दीजिएगा। सुनील जी जल्दी से। मैं शहनाज जी को अच्छे से तो मैं जानता भी हूँ, शायद वो मुझे नहीं जानते। मुझे एक ही विनंती शहनाज जी को करना है कि आप इतने अच्छे राजकीय विश्लेषक है, थोड़ा सामने वाले विरोधकों को भी इस प्रकार मत बोलिए कि जो उन्हें दुखी हो जाएंगे। इतना ही मेरा कहना है। दूसरा, मुझे एक ही मुद्दा कहना है, इस टाइम महाराष्ट्र में विकास पे इलेक्शन नहीं होने वाला है। इस टाइम महाराष्ट्र में इलेक्शन होने वाला है गद्दार और खुद्दार। ये लिख के रखिए, 23 तारीख को तो मुझे इस प्लेटफॉर्म पे फिर से बुलाइए। जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी ने गद्दारी, ठीक है, जवाब ले लेते हैं सर, ले लेते हैं जवाब, जरा ले लेते हैं। आप मुझे भी बुलाइए 23 तारीख को और यही चर्चा करेंगे और आपको पता चलेगा कि जनता का जनादेश क्या है, किसकी हार किसकी जीत। और जो वोट करता है वो ही तय कर सकता है, और जो जीता वही सिकंदर। जैसे हरियाणा में हैट्रिक हुआ पहली बार में, यहाँ भी हैट्रिक होगा तीसरी बार। और सर्वप्रथम समझ लीजिए कि मोदी जी की लोकप्रियता ये है कि पहली बार भारत के इतिहास में 240 सीट भी भारतीय जनता पार्टी को सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के दृष्टि से मिला है। अन्य पार्टी ये सो कॉल्ड इंडी अलायंस, जहां हर सुबह संजय राउत उठ के नाना पटोले को गाली गलौच देते हैं, फिर कहते हैं कि दिल्ली के हाईकमान तय करेगी, फिर बोलते हैं कि मुख्यमंत्री कौन। आप आपके घर के भीतर पहले देखिए और फिर लोगों के पास वोट के पास जाइए, क्योंकि वोट जो है वो इस आधार पे देंगे कि सोच समझे। जो सलाम मलिक को आप टिकट दे, चलिए ठीक है, मुझे समय इतनी ही अनुमति दे रहा है। मैं आई एम सो सॉरी, आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, सभी को इंटरप्ट कर रही हूँ, समय इतनी अनुमति दे रहा है। लेकिन इतना जरूर है कि महाराष्ट्र की जो राजनीति है वो अपने आप में बेहद दिलचस्प होती है। महाराष्ट्र का व्यक्ति जब वोट करने के लिए निकलता है तो उसके मन में बहुत सारे प्रश्न होते हैं, और इन प्रश्नों का जवाब नतीजों के रूप में, परिणाम के रूप में हम देखते हैं। पार्टियों की अपनी अपनी नीति है, लेकिन ये नीति नियति तय करती है अगर नियत साफ हो। अब नियत किसकी साफ है? बटोगे तो कटोगे के पीछे की नियत क्या है, और ये बटोगे तो कटोगे का मंत्र किस नियति तक पहुंचाएगा, ये बहुत दिलचस्प होगा देखना। थैंक यू सो मच ऑल, आप सभी हमारे साथ जुड़े। महाराष्ट्र का चुनाव है, मिलते रहेंगे, जुड़ते रहेंगे। रण क्षेत्र में आज बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।